आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। रक्षा अध्ययन, रसायन विज्ञान, द्वितीय वर्ष स्नातक की तरफ हम अपना नया अध्याय की तरफ शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको जैसे कि अपने पहले 6 वीडियो में भारत की आज़ादी की बैकग्राउंड, उसके बाद किस तरीके से हमारा इतिहास किन कारणों से प्रभावित होता है, और उसके बाद 1947-48 के युद्ध पे ला करके इसको मैंने पहले अपने 6 वीडियो में ख़त्म किया था। अब हम आपको एक नए युद्ध की तरफ ले चलते हैं। इसको हम भारत चीन संघर्ष 1962 कहते हैं। देखिए, इस युद्ध की एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं, हमारे लिए तो माइनस पॉइंट था, चीन के लिए भले प्लस पॉइंट रहा हो। इस संघर्ष की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि इसमें हमारा और चीन के बीच लड़ाई का एक तरीके से पूरा फ़ायदा या पूरा मौका भारतीयों को नहीं मिला। हमें मौका ही नहीं मिला कि अपना पूरा दमखम दिखा पाते। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी जो छवि थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख़राब हुई थी। उसके कारण क्या थे वो तो एक खैर बात की बात है, वो जब आप धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ों का, कुछ पृष्ठभूमि का, बैकग्राउंड का यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया था कि जिस तरह भारत में अंग्रेज आए या विदेशी आक्रमण हुए, चाहे फ्रेंच हों, डच हों, पुर्तगाली हों, अंग्रेज हों, वो सब भारत ऐसा भारत नहीं था जो आज मिलता है, दिखता है। ये सब रियासतों में, राज्यों में, अपने अपने एरिया में बटे हुए थे, राजे महाराजे होते थे। कुछ कंपनी के क्षेत्र होते थे, कुछ फ्रेंच, पुर्तगाली, डच इनके एरिया होते थे, निजाम का था। वो सब मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। जब अंग्रेज आए तो इस एरिया में, क्योंकि ये सबसे बड़ा उनका क्षेत्र था भारत, तो उनका यहाँ से पहले तो कोई जल्दी जाने का मन था नहीं। कि जल्दी जाने का मन होता तो आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी क्यों टेक ओवर करती। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को लगा था कि जब हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसको एक सेफ गार्ड यहाँ पर तैयार करें अपने। तो जितने भी आपको एरिया दिखेंगे बफर स्टेट के तौर पे सामने लाया था अंग्रेज़ों ने या अन्य माध्यमों से, चाहे वो तिब्बत रहा हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, इसको पहले हम बर्मा कहते थे। ये सब एक बफर स्टेट थे और इनका मेन काम क्या था कि जब समुद्र की ओर से तो उनको कोई खतरा था ही नहीं। अंग्रेज़ों को कहते थे कि हिंद महासागर उनकी झील है, और लैंड की तरफ से, भूभाग की तरफ से जो खतरे थे उन्होंने उसको एक बफर स्टेट के तौर पे या संधियों के तौर पर अपना पूरा किया था, ताकि भारत एक तरीके से पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। जब वो यहाँ से चले गए अंग्रेज, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती थी। अब कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई वो हम उसको आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन भारत चीन के बीच जो सबसे बड़ा जो विवाद का मुद्दा था वो यह था कि सीमाओं का बंटवारे को लेकर के था। चीन को हमेशा से लगता था कि जो सीमाओं का बंटवारा हुआ ये सही नहीं हुआ है, हमारे पक्ष में नहीं हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, चीन की सिर्फ भारत से नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के साथ सीमाएं मिलती हैं। चीन के सीमा विवाद आज तक देशों से चले आ रहे हैं। कुछ को उन्होंने बाई फोर्स सुलझा लिया, जिसको नहीं सुलझा पाए हैं उसको ये हर तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं। चाहे साउथ चाइना सी का मुद्दा रहा हो, चाहे भी आपने लेटेस्ट डोकलाम का मुद्दा देखा हो, ये भूलते किसी चीज़ को नहीं है। अब हम आपको भारत चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी,
विवाद क्यों शुरू हुआ, थोड़ा सा आपको हम इसके तरफ बैकग्राउंड में ले चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी आप आधुनिक काल में बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद की, तो ये जो विवाद हैं ये 3 तरफ के होते हैं। लद्दाख का एरिया जो है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, लद्दाख से जुड़ा हुआ एरिया है। 62 में उस पर चाइना ने कब्जा अपना अवैध किया है, उसको हम अक्साई चीन कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम अक्साई चीन से नीचे की तरफ आएँ तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया है, फिर उससे जब हम आगे चलेंगे पूरब की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है जिसको उसने कैप्चर कर रखा है अवैध तरीके से, उसकी हम बात करते हैं। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया वो हमारा कहलाता है पूर्वी सीमा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया कहलाता है मध्य, और ये जो अक्साई चीन का एरिया है वो हमारे पश्चिमी क्षेत्र कहलाते हैं, जहाँ पर हमारी बात चल रही है। हमारे जो विवादों की जो शुरुआत हुई थी वो वास्तव में पहले अक्साई चीन या लद्दाख वाले एरिया से ही शुरू हुई थी। लद्दाख वाला जिसको हम इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लद्दाख से जुड़ता हुआ है, और अक्साई चीन वो एरिया है जिस पर इस समय चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है, इसको हम अक्साई चीन कहते हैं। इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है ये सीमा विवादों की कि 1842 में चीन की और सिख सेना की। मैंने आपको पहले वाले अपने वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचा गया था। तो अब आप इसको थोड़ा सा वहाँ से लिंक कर लीजिएगा खुद से कि पहले पूरा जम्मू कश्मीर सिख रियासत के उसमें था, एरिए में था, और 1842 में चीन और सिख सेना के बीच लद्दाख और तिब्बत को अवैध घुसपैठ को लेकर एक संधि हुई थी, और ये तय हुआ था कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे में अवैध घुसपैठ या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि देखिए अंग्रेज आए कुछ सालों के बाद, तो अंग्रेज़ों के साथ भी हमारे उस तरफ के लोग संतुष्ट थे, तिब्बत की तरफ के। वो ये कह दी कि ठीक है, जो प्राकृतिक सीमा है वो हमको मान्य है क्योंकि हमको तो प्रकृति ने ही बांटा है। अच्छा, पेगांग झील और कराकोरम एरिया की बात हुई थी, लेकिन अक्साई चीन वाले एरिया को फिर से छोड़ दिया गया था। मतलब एक तरीके से अगर आप कहें तो यहाँ पर एक आपसी सामंजस्य की स्थिति थी कि मतलब ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के एक थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, फिर युद्ध भी हुआ था, पहले तिब्बतियों का और सिख सेना का, तो उसके बाद ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ी थी। ये थी बात 1842 की। देखिए 1865 में एक चीज़ और होती है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1865 में एक जॉनसन लाइन का प्रस्ताव दिया था। उसमें अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर में दिखाया गया था। अब उस समय एक डनगन विद्रोह हुआ था सीमा के दूसरी तरफ, जिसमें कहते हैं कि 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग तक मरे थे। इस कारण से जॉनसन लाइन को पर कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। एक इसमें दिक्कत और आई थी कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा ने ये बात भी बोली थी कि इस लाइन में जम्मू कश्मीर का बहुत सा एरिया छूट गया है, इसलिए ये बेमानी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि हमारी सीमा इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, उसको दिखाया नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उस समय अक्साई चीन हमारे उसमें था जॉनसन लाइन के अनुसार। अब हम थोड़ा सा से और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ग्रेजुअली हर चीज़ आगे बढ़ रही धीरे धीरे। अब आप यहाँ से समझेंगे कि किस तरह ये मतलब चीनियों का दिमाग घूमता है। 1893 में काशगर में एक ब्रिटिश सलाहकार थे, उनका नाम था हुंग ता चान। उन्होंने एक नक्शा बनाया था। उस नक्शे में उन्होंने जो बाउंड्री बनाई थी उसको उन्होंने डैश से और डॉट से, डैश आप समझ रहे होंगे, ये जो छोटी लाइन बनती है वो, डॉट मतलब छोटी बिंदी।
उससे इन्होंने सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास किया था। इसको बाद में मैकार्टनी और मैकडोनाल्ड लाइन भी बोला गया था। 1899 में चीन में एक ब्रिटिश सलाहकार थे, उनका नाम था मैकार्टनी और मैकडोनाल्ड। उन्होंने जब चीनी सरकार को ये नक्शा जब पेश किया तो चीनी सरकार ने कोई भी दिलचस्पी इस नक्शे पर नहीं दिखाई। अब बात समझिए, अब तक मैंने आपको क्या बताया पहले उसमें कि भारत में सिखों की और तिब्बतियों की एक संधि हुई थी। अंग्रेज आए, उसके बाद ये बात उनके सामने भी एक्सेप्ट की गई कि हमको प्रकृति ने अलग किया है, हम प्राकृतिक सीमा मानते हैं। वहाँ से तो ये सब कुछ सही चला। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1842 की। 1865 में एक जॉनसन लाइन आई। जॉनसन लाइन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय जनगण विद्रोह में 80 लाख से करोड़ लोग मरे थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने भी कहा था कि इसमें हमारा बहुत सा एरिया छूट गया है, और उसमें भी अक्साई चीन को हमारा भाग दिखाया गया था। 1893 में काशगर में ब्रिटिश सलाहकार जो थे हुंग ता चान ने एक नक्शा बनाया था, जिसको उन्होंने डैश और डॉट लाइन से मार्क किया था, जिसको हम मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन भी कहते हैं। जब इसका प्रस्ताव चीन को दिया गया था तो चीन ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बात समझिए, मतलब हमारी तरफ से नक्शे बार बार जा रहे थे, वो उसको मतलब दरकिनार करते थे। चलिए कोई बात नहीं। 1917 से लेके 33 तक एक पोस्टल एटलस ऑफ चाइना में चीनी सरकार के नक्शे जो छपे थे, उसमें अक्साई चीन को जॉनसन लाइन के अनुसार भारत का हिस्सा माना गया था। एक बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने 1917 से 33 तक जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं, और अब थोड़ा सा यहाँ से खेल हल्का सा पलटता है। अब हम आते हैं 1904 में। थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, हर 10, 15, 20 साल पे हल्की हल्की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 1904 में अंग्रेज़ों ने दलाई लामा से संधि की थी। उसमें तिब्बत में व्यापार के अधिकार मांगे थे, अपनी रियायतें मांगी थी, और भारत और चीन के बीच तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया था। अब व्यापारिक हित मांगे थे, रियायतें भी मांगी थी, और उस रास्ते पे हमारे जाने के लिए डाक तार, भाई जब बिजनेस करेंगे तो हमें भी कुछ सेफ्टी चाहिए अपनी, कि तिब्बत एक निर्जन प्रदेश था, खैर अभी भी है, उसमें अब अपना चीन कुछ अपनी जनसंख्या ला के बसाने का प्रयास कर रहा है। तो उस समय जो हालात थे वो ये थे कि अंग्रेज़ों ने इसको बफर स्टेट के तौर पे पेश किया, और हमारी सेनाओं की एक टुकड़ियाँ वहाँ पे रखी गईं, डाक तार की उनसे फैसिलिटी ली गई, इसके साथ साथ व्यापारिक रियायतें, अधिकार, ये सब उनसे ले लिए गए। 1914 में भारत में जब ब्रिटिशर्स थे तो चीन के प्रतिनिधियों को शिमला बुलाया गया, और उस समय हमने मैकमोहन लाइन को बनाया था अंग्रेज़ों ने, और इनसे अगर कहा कि आइए आकर के बात करते हैं और चीन की एक जो सीमा है उसको हम फाइनल कर लेते हैं। तो चीन के जो प्रतिनिधि थे वो आए थे और बिना साइन करे चले गए थे। यहाँ तक कि तो हमने आपको अभी कहानी बता दी कि किस तरह हमारे जो सीमा विवाद थे कि हम उनसे सीमा की बात करते थे, वो सीमा की बात नहीं करते थे। हमारी तरफ से जॉनसन लाइन हो, मैकडोनाल्ड लाइन हो, या डैश डॉट लाइन हो, या मैकमोहन लाइन की बात रही हो, हमारी तरफ से बहुत प्रस्ताव गए, उन्होंने ही आनाकानी करी, उन्होंने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको हम लेकर के सीधे चलते हैं कुछ साल आगे।
देखिए, चीज़ें बदलती हैं। हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन चल रहे थे और हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में व्यस्त थे। हमको भी इस बात की चिंता थी कि कहीं न कहीं से हमको आज़ादी मिले। हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन चीज़ें उसके बाद ही थोड़ा-सा अजीब होना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें इस तरीके से अजीब होती हैं कि 1939 से 45 तक जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चला और 45 में आकर ख़त्म हो गया, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ कम्युनिस्टों का नेता बन के उभरा और अमेरिका पूंजीवादियों का एक नेता बन के उभरा। अंग्रेज़ यहाँ से कमज़ोर हो गए, अंग्रेज़ों को खाली करके जाना पड़ा। भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। हमारे सामने आज़ादी के तुरंत बाद युद्ध आ जाता है कश्मीर मुद्दे को लेकर के। उसके बाद हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारा संविधान भी नहीं था। हम आर्थिक रूप से कोई बहुत मजबूत भी नहीं थे। रियासतों के पुनर्गठन में हम लगे हुए थे। तो जब एक नव सृजित देश होता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं होती हैं। हमारे सामने भी समस्याएं थीं कि अंग्रेज़ हमको जिस तरह छोड़ के गए हैं, हमारे व्यापारिक हालात और किसान जिस तरीके से बिल्कुल अजीब हालात में थे, उनको हम किस तरह खड़ा करें। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उस समय, उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी देश का पुनर्गठन। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ध्यान कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ नहीं गया। हालांकि एक बार हम गच्चा खा चुके थे 47 के युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ध्यान उधर नहीं गया। हमारी नीति ये थी कि पाकिस्तान तो अब ठीक है, हमारा एक दुश्मन बन के सामने आ गया है, उससे हम जब भी होगा निपट ही लेंगे। अब बाकी लोगों को तो हम किसी को अपना दुश्मन मानते ही नहीं हैं। हम सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं, हमसे किसी का क्या झगड़ा। खैर, हम उससे आगे बढ़ते गए और हमने अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास शुरू किया। हमने आईआईटीज़ बनाए, आईआईएम बनाए, डैम बनवाए, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, इसके अलावा कल कारखाने खोले और हमने अपनी जो नीति बनाई वो यह बनाई कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। ना कम्युनिस्ट गुट में जाएंगे, ना हम पूंजीवादियों के गुट में जाएंगे। हम निर्गुट रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। उसका फ़ायदा भी रहा है। उसका फ़ायदा ये रहा कि हमको सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की तरफ से हेल्प मिलने लगी। हमारे पास उसमें मुद्दे क्या थे? आर्थिक विकास, वो हम करने लगे। देखिए, जब आदमी भला मानुस होता है ना, तो उसको सभी भले दिखते हैं, लेकिन ज़िंदगी की रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। हम भारतवासी उसी रियलिटी को समझ नहीं पाए और हमसे गलतियां यहीं पर हो गई। हम जब आज़ाद हुए उसी समय चीन में भी एक क्रांति चल रही थी। और क्रांति कौन कर रहे थे? क्रांति के अगवा कौन थे? माओ से तुंग, जो कहते थे सत्ता की चाबी या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। मतलब एक तरीके से वो गोली मार करके सत्ता छीनने पर यकीन करने वाले लोग थे। मैंने आपको यहाँ पे बात इसलिए बता दी कि आप समझिए कि हमारे यहाँ हमारी सोच में और उनकी सोच में कितना अंतर था। वो गोली मार करके सत्ता लेने की बात करते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और हम क्या कहते थे? सत्य और अहिंसा। माओ से तुंग ने वहाँ जब क्रांति किया तो वहाँ के उस समय की जो सरकार थी चीन की, वो भाग करके चली गई ताइवान, जिसको शायद उसमें फार्मोसा द्वीप कहते थे। वो भागकर ताइवान चले गए। अभी भी वो ताइवान में ही रहते हैं वो लोग। इसीलिए आप देखेंगे चीन और ताइवान का झगड़ा रहता है। चीन इसीलिए कहता है कि एक चीन मानो। चीन ताइवान को मान्यता नहीं देता, और जो भी देश ताइवान से संबंध रखते हैं उनसे चीन बहुत ज़ोर से इसीलिए खिसियाता है कि तुमने ताइवान से कैसे बात कर ली, क्योंकि चीन और ताइवान का झगड़ा चल रहा है। ताइवान को निसंदेह पूंजीवादी गुटों का समर्थन प्राप्त है और आगे भी प्राप्त रहेगा। कोरोना के तो मुद्दे ने और हालत ख़राब कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ देश ये भी कह रहे हैं कि हम ताइवान को अपना सपोर्ट करेंगे। लेकिन चलिए हम फिर से उसी मुद्दे पर लौटते हैं जहाँ से हम चले थे, अपने सीमा विवाद की तरफ। तो बात ये थी कि हमारे यहाँ संविधान भी उस समय नहीं बना था,
हम अपना आर्थिक विकास करना चाह रहे थे और धीरे धीरे करते करते हम चीन की तरफ से हम इतने ज़्यादा, हमने ये सोच रखा था कि चीन से हमें कोई संकट नहीं होगा। तो चीन को हम किस तरह मैनेज करते, ये हमारी थोड़ा सा समझ में बात नहीं आ रही थी। उसके लिए हमने जो एक प्रयास शुरू किया वो ये शुरू किया कि हमने चीन से वार्ता शुरू करी। सांस्कृतिक उनकी क्रांति हो चुकी थी, माओ से तुंग वहाँ के फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति को प्रीमियर कहते हैं बन चुके थे, और कहीं ना कहीं अब उनके मन में ये बात थी कि हम भारत से अपनी वो ज़मीन लेंगे। हम उस बात को नहीं समझ पा रहे थे। हमसे गलती जहाँ कुछ अगर हुई तो वो ये थी कि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि हमने एक युद्ध पहले कर रखा था। हम अपना आर्थिक विकास चाहते थे, आर्थिक विकास चाहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और हम उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को थोड़ा सा समझ पाने में असफल रहे। चूँकि हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि हम चीन को कुछ और मुद्दों पर उलझा कर रखते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। मुद्दे क्या थे? हमने बात कहना शुरू किया कि हमने चीन से अपने संबंध बनाने शुरू किए कि उनको हम उस तरीके से कूटनीतिक रूप से थोड़ा सा अपना तरफ मिला कर रखते हैं। हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, हमने पंचशील की बात करी, लेकिन चीन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। देखिए, चीन का कहना होता है कि कभी भी आप किसी भी वार्ता में आप देखिए, जब भी कोई विदेशी चीनी अधिकारी या मंत्री यहाँ पे आता है तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते। हम भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी बड़ी बड़ी, चीनी बिल्कुल नहीं मुस्कुराएंगे। वो ये अपने चेहरे से किसी भी तरीके से भाव नहीं लगने देना चाहते कि उनके मन में क्या चल रहा है। चीन का विचार रहता है कि कभी भी किसी देश पर किलोमीटरों में कब्जा मत करो, किलोमीटर पर कब्जा करोगे तो पकड़ में आ जाओगे, इंचों में कब्जा करो। इंचों का कब्जे का मतलब क्या है? आज आपका तंबू यहाँ गड़ा हुआ है, सीमा चौकी यहाँ पे है, 6 महीने के बाद 1 मीटर आगे आ जाएगी, उसके 1 साल के बाद 2 मीटर आगे आ जाएगी। आप बोलोगे, वो वापस चले जाएंगे, फिर से वहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी वो 1 मीटर पीछे ही गए हैं। अभी भी चीनी अपने एरिए से आगे हैं और आपको लगता है पीछे चले गए। इस तरह धीरे 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 करते करते उस समय से ये इंचों में कब्जा करने की बात करते थे। अच्छा, उस समय देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी बदल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां किस तरह बदल रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात बदले थे। मैंने आपको बताया कि दुनिया 2 गुटों में सामने आ चुकी थी, और 2 गुटों में सामने आने के बाद सबके अपने अपने समर्थक थे। चीन से लगती हुई सीमा पूरब की तरफ, वहाँ पर कोरिया युद्ध हुआ था 25 जून से लेकर 1950 तक, जिसमें उत्तर कोरिया का साथ दे रहे थे चाइना और सोवियत संघ, और साउथ कोरिया का साथ दे रहे थे अमेरिका। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आसियान कंट्रीज़ में एक देश पड़ता है वियतनाम। वियतनाम से भी कुछ विवाद चल रहा है चीन का, साउथ चाइना सी को भी लेकर के है कुछ। अभी हम मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हमारे तरफ जब हमारा INS एरावत वहाँ पे वियतनाम में था, तो चीनियों ने बहुत दबाव डाला था कि वियतनाम से INS एरावत को हटाइए। तो वियतनाम युद्ध हुआ था 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक, और क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 16 अक्टूबर 62 से 28 अक्टूबर 62 तक। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए याद दिला रहा हूँ या बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हालात को समझिए। हम जब आज़ाद हुए तो उसके ही तुरंत बाद सांस्कृतिक क्रांति होती है, चीन में नेता बदल जाते हैं। अब वो अपने ज़मीन पर अपने नई सीमाओं का निर्धारण करना चाहते हैं, और सांस्कृतिक क्रांति के बाद माओ से तुंग अपनी तुरंत शक्ति का प्रयोग दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ की तरफ से। नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये और USSR मिल करके साउथ कोरिया से लड़ते हैं। अमेरिका भी उस युद्ध में कूदता है, और कोरिया युद्ध के जो जीते हुए जनरल साहब थे, नॉर्थ कोरिया मतलब चीन की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा था नॉर्थ कोरिया वालों को,
उस समय के जो एक जनरल साहब थे, उनको ही चीन ने इस भारत के साथ हुए संघर्ष में 1962 में कहते हैं डिप्लॉय किया था अपने बॉर्डर पे। इसके साथ साथ उस समय जो दुनिया थी वो वियतनाम युद्ध भी चल रहा था, अमेरिका वहाँ फंसा हुआ था कि वो कुछ कर नहीं सकता था और बहुत बड़ा उनका वहाँ पे लॉस हुआ था। इसके साथ साथ क्यूबा मिसाइल संकट 16 अक्टूबर से लेकर 1962 तक चला था। 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 62 तक। मैंने आपको ये डेट इसलिए याद दिलाई क्योंकि इसी क्यूबा मिसाइल संकट में चीन ने भारत के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका खुद क्यूबा में और वियतनाम में फंसा हुआ था। डेट की ट्यूनिंग बहुत सही थी चीन की, और भारत यही समझता रहा कि हम कूटनीतिक रूप से इनको अपनी तरफ मिला लेंगे। हमने पंचशील की बात की थी, पंचशील आप पर जा सकते हैं, क्या था, एक दूसरे के एरिए में जो है हम कोई भी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संबंधित्व सह अस्तित्व इन सब की हम बात करते थे। अच्छा, चीनियों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चीनी देखिए संधियाँ कई तरह की होती हैं, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ तक पढ़ा चीनियों ने पंचशील की संधि 5 साल से ज़्यादा नहीं करी थी। भारत के साथ चलने वाली पंचशील की संधि सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल का क्या मतलब होता है? आप 10 साल कर लेते, 15 साल कर लेते, 20 साल कर लेते, अनिश्चित काल के लिए कर लेते, नहीं। उन्होंने युद्ध शुरू होने के पहले ही उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ताकि वो ये कह सकें कि साहब हम आपसे किसी भी तरीके के इंटरनेशनल उसमें नहीं फंसे हैं, हम आपसे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में नहीं हैं, इसलिए हम युद्ध आपसे कर सकते हैं। और उन्होंने युद्ध करने के पहले ही, क्योंकि पंचशील संधि खत्म हो चुकी थी, इस तरह एक उनके पास एक अच्छा बहाना भी था। जहाँ तक रही बात तिब्बत की, देखिए चीन और भारत के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट था। हमारे सांस्कृतिक संबंध लोग कहते हैं तिब्बतियों से थे। महात्मा बुद्ध भी, या महात्मा बुद्ध के जो एक तरीके से कह सकते हैं शिष्य थे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने तिब्बत गए थे। क्योंकि हम उसको चीन क्यों कहते हैं, हम जब उसका मैप देखते हैं तो बड़ा सा मैप सामने आता है, उसको हम चीन कहते हैं। आप देखिए, अगर वो चीन गए होते तो आखिर चीन का धर्म फिर बौद्ध होता। हम तो कई साल तक ये समझते रहे कि चीन का धर्म बौद्ध है, लेकिन चीनी बौद्ध थोड़ी हैं, वो तो नास्तिक हैं। और तिब्बत का धर्म बौद्ध है, तो हमारे संबंध जो थे वो बौद्धों के साथ थे। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि कहीं लिखा भी था, या मैं किसी भाषण में पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि तिब्बत के राजा ने एक बार पंडित नेहरू से कहा था कि चीन हम पर कब्जा कर रहा है, तो उन्होंने कहा था कि उसके साथ जीना सीख लो। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि आप क्या करेंगे, क्या हम क्या करेंगे, क्या कोई वो नहीं है आपसे, आप है उसके साथ आप जीना आप सीख लीजिए। तो उन्होंने कहा था देखिए हमको तो जीना आता है, क्योंकि हमारी एक सीमा आपसे लगती है, एक सीमा हमारी चीन से लगती है, लेकिन जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन आपकी सीमा चीन से रहेगी, फिर आपको जीना सीखना पड़ेगा। और हालात सन 62 में वहीं आकर हो गए। हम घटनाओं की पृष्ठभूमि को नहीं समझ पा रहे थे कि घटनाएं किस तरफ चल रही हैं। तो अभी आज आपको मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड बताया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीन के साथ हमारे जो सीमाओं का जो बैकग्राउंड था, जो अंग्रेज़ों या सिख से लेकर के तिब्बतियों के साथ हुआ था, वहाँ से लेकर ये किस तरह एक ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए, और किस तरीके से हमने इन चीज़ों को चीन के सामने पेश करना चाहा कि आइए आप संधि कर लेते हैं, एक बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बॉर्डर को डिसाइड नहीं किया। जॉनसन लाइन नहीं मानी, और जब मानी जिस नक्शे को वो माने, तो अब उसको नहीं मानते। उसके बाद मैकमोहन लाइन पर आए, बात नहीं किए, चले गए। बात तो हुई थी, साइन नहीं किया।
देखिए, अंग्रेज़ों का कहना होता है, चीनियों का कहना है, बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब बहाना मारते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। आपको कुछ और तरीके से ये अपनी बातें समझाना चाहेंगे और आपको बातें इनकी अक्सर समझ में भी नहीं आएँगी। मैं आपको एक इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर ये कहते हैं कि हमें ये सीमा मंज़ूर नहीं थी, तो ये बताइए कि आपके फिर पोस्टल एटलस ऑफ चाइना में 1917 से लेके 33 तक वो क्यों था? हाँ, अब चीन के पास इसका बहाना है। वो क्या कह सकते हैं, वो सरकार दूसरी थी, वो सरकार अभी ताइवान में, हम दूसरे हैं। मतलब आप बहाना समझिए। दूसरा, जब वो आए थे शिमला में, वो साइन नहीं करे और चले गए, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि वो भी सरकार दूसरी थी। तो इनको जो सूट करता है उसी को ये मानते हैं, जो इनको सूट नहीं करेगा, जो इनको पसंद नहीं आएगा, उसको ये कतई नहीं मानेंगे। हिमालयन ब्लंडर नाम की किताब है ब्रिगेडियर जेपी डल्वी की, जो 1962 में संघर्ष में बंदी बनाए गए थे, और शायद अगर वो बंदी ना बनाए जाते या ना छूटते वहाँ से, तो हम वहाँ की सत्यता ही नहीं जान पाते। एकमात्र ऐसी किताब है जो वहीं के ब्रिगेडियर ने लिखी थी, ब्रिगेड कमांडर ने। उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताई है कि हो क्या रहा था। देखिए, चीनी क्या करते थे उस समय, ये अभी भी आप देख लीजिए, ये ऐसी सीधी बातें नहीं करते। ये कहते हैं, जब कोई सीमा विवाद होगा या अभी भी कभी डोकलाम में आ जाएंगे, या कभी भी इनसे कोई झगड़ा होता है, तो क्या कहते हैं, ये सेना होगी, तुम जाओ, तुमसे बात नहीं करनी, अपना सिविलियन भेजो, हम तुम भाई भाई हैं, तुमसे क्या झगड़ा, गोली चलेगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम मर जाओगे, गोली किसी चीज़ का हल नहीं है। क्यों भाई, गोली क्यों नहीं हल है? तुम्हारे माँ से तुम तो ये कहते थे, जब माँ से तुमने कहा था कि सत्ता की चाबी या सत्ता बंदूक के नली से निकलती है, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम रुक जाओ वरना मर जाओगे, सिविलियन भेज दो। मतलब यहाँ पर वो बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं। सामने वाले को ये लगता है कि शायद हम में कोई कमी है, कोई सिविलियन बुला लो, शायद काम बन जाए। और सिविलियन जाएगा, कोई अधिकारी, तो भाई वो क्या बात करेगा सेना से? सेना से तो अगर सेना ही बात करेगी। ये बिल्कुल ब्रेन वॉश करते हैं, अलग अलग तरह के प्रचार करेंगे, लाउड स्पीकर तब लगाते थे। मतलब एक बहुत तरीके से ये मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते थे। उसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा था, भारतीय तरफ के जो एरिया थे, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी थी। बाकी तो डेट वाइज आपको क्या क्या चीज़ें चली हम बाद में बताते रहेंगे। भारतीय तरफ से जो एरिए में लोग थे, जैसे कुली हैं या रहने वाले हैं या दुभाषिए हैं या ऐसे लोग जिनको भारतीय भाषाएं आती हैं, चीनी दूतावास में एक अफसर थे जो युद्ध के पहले ही चीन चले गए थे। उनके नेतृत्व में लोगों को पकड़ के चीन की तरफ ले जाया गया था। कुली तक जो सेना का सामान ढोते थे वो भी चीनियों से मिले हुए थे, वो डबल एजेंट थे। इसका वर्णन जेपी डल्वी साहब ने अपनी किताब में किया है कि हमारी पल पल की खबर उधर पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि जो आदमी इनसे इंट्रोगेट कर रहा था या बात करना चाहता था, वो भी इन्हीं के लहजे में बात करता था। अब आप समझ सकते हैं कि चीनियों के दिमाग में ये वार प्लान कब से चल रहा था। हम सोए थे, हमको लगा था हिंदी चीनी भाई भाई, और वो हमारे गले में, पीठ में गले मिलते समय छुरा भोंक रहे थे। और हमारे यहाँ समस्या क्या थी कि हम उस चीज़ का आकलन नहीं कर पाए। सैनिक नेतृत्व रहा हो या राजनीतिक नेतृत्व रहा हो, हम किसी और दुनिया में खो थे। अब आपको मैं अगले सत्र में ही बताऊंगा कि ये किस तरीके से इन्होंने हमारे राजनीतिक नेतृत्व को और सैनिक नेतृत्व को एक धोखा दिया, और किस तरह इन्होंने बताया कि अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहिए। आपको अपने नए सत्र में हम बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। एक तरीके से डेट वाइज कब इन्होंने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, दलाई लामा कब आए, इनकी क्या मांगे थी, क्या नहीं थी,
किस तरीके से सैनिक तैयारियां शुरू होती, किस तरीके से बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में सेना यहाँ से भेजी जाती है और उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम 1962 में क्यों हारे? जहाँ पर ट्रक सेना को छोड़ती थी वहाँ से बॉर्डर तक जाने में 21 दिन लगते थे, पैदल पहाड़ी पे। आप 21 दिन पैदल ज़मीन पे नहीं चल सकते और वो 16,000 फीट की पहाड़ियों पर चढ़ते थे, उतरते थे। एक एड़ी घूम जाती थी तो वो सीधे सैनिक कई 100 फीट गहरी खाई में मर जाता था। खाने के लिए खाना नहीं होता था। हम किस एडवर्स कंडीशन में युद्ध लड़े हैं, अब आपको हम आगे के जो सत्र होंगे उसमें बताएंगे। और आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सत्र में मैं आपको इसकी जो एडवर्स कंडीशन थी या किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता है तिब्बत को लेकर के, और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को किस तरह के संदेश चीन से दिए गए, किस तरीके के संदेश हमारे तरफ से उनको दिए गए, क्या क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।